नमस्कार, डीवी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अविनाश जी इस कार्यक्रम के लिए। यहाँ अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी तरह केंद्र में भी शीतकालीन सत्र चल रहा है और दोनों जगह ही हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर सवालों की बौछार कर रखी है और सत्ता पक्ष कई मुद्दों पर जो है बैकफुट पर नजर आ रहा है और यही हाल डबल इंजन की सरकार वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी नजर आ रहा है। और अभी अभी वहां पर शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और अभी देखने को मिल रहा है कि वहां पर हंगामा देखने को मिला। यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा गहमी देखने को मिल रही है तमाम मुद्दों को लेकर और उन सब में सबसे बड़ा मुद्दा है संबल में जिस तरह से पहले मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ, मस्जिद गिराने की बात जब सामने आने लगी, खुदाई की बातें, तमाम तरह की खबरें उठी और सर्वे की खबर से बवाल मच गया। संभल में कई लोगों की जान चली गई, लगभग 4 लोगों की जान चली गई। उसके बाद से संभल लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। राहुल गांधी वहां मिलने जाना चाहते थे पीड़ित परिवारों से, तो उन्हें नहीं मिलने दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता मिलना चाहते थे, उन्हें नहीं मिलने दिया गया। इसके बाद जो वहां संभल के जो 4 जिन लोगों की जान गई थी, उनके परिवारों ने राहुल गांधी से आकर दिल्ली में मुलाकात की। प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रही। यानी संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब उसी तरह से संभल में मुद्दे बढ़ते चले जा रहे हैं। संभल से एक और विवाद निकल कर आया है, एक और मामला सामने आया और अभी मंदिर मिलने का जो सिलसिला वहां शुरू हुआ है, उसके बाद से संभल का सियासी पारा और संभल की वजह से पूरे यूपी का सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा गया है। तो ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन इसी बीच क्योंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है और उसमें बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से सवालों की बौछार की जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है। और कैसा रहा, आज भी बहुत गहमा गहमी देखने को मिली। विपक्ष की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, विपक्ष की तरफ से सरकार से सवाल किए गए, खासकर संभल में जो इस समय चल रहा है उस मुद्दे को भी विधानसभा में उठाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष जवाब देने से बचता हुआ नजर आया। इसके उलट दूसरे तमाम मुद्दों पर विपक्ष पर हावी होने की कोशिश की। तो क्या कुछ आपके पास अपडेट है अविनाश जी, क्या कुछ रहा आज दिन भर जब सत्र चल रहा था उस दौरान? आज सत्र में जो सबसे मेन चीज था वो अनुपूरक बजट था जी। सरकार की तरफ से आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। 17,000 करोड़ के करीब का ये बजट है कि सरकार को बजट की बीच में जरूरत पड़ती है तो इस तरीके के बजट पेश किए जाते हैं। आमतौर पर बाकी का जो बजट सत्र शुरू होता है वो जनवरी-फरवरी में स्टार्ट होता है जी। इसके अलावा अनुपूरक बजट का मामला यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी का सत्र में कोई विशेष चीज नहीं हुई। से विपक्ष की तरफ से चर्चा की कई मुद्दों पर चर्चा की डिमांड की गई, चाहे संभल का मामला हो, चाहे बेरोजगारी या भ्रष्टाचार का मामला हो। कल पल्लवी पटेल तो धरने पर बैठ गई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए। लेकिन जैसा कि चाहे जितनी भी बीजेपी शासित राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, एक ट्रेंड सेट हो गया है कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहता है सरकार उस पर कभी तैयार नहीं होती है। चाहे कोई भी मुद्दा आप उठाकर देख लीजिए, कहीं की सरकार देख लीजिए, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो आप मान के चलिएगा बीजेपी की सरकार कहीं पर भी चर्चा को तैयार नहीं होती है। इवन जिस नेता पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, यदि वो उनकी पार्टी में आ जाता है तो आप देखते हैं वो उसको क्लीन चिट भी दे देते हैं, उसको देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो उसी को लेकर आज चर्चा की डिमांड सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार की गई तो उस पर कोई बात नहीं हुई। ऊपर से जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने तो एक तरीके से प्रियंका गांधी के ऊपर कमेंट किया कि भाई वो फिलिस्तीन का बैग लेके चली गई जी है। अरे कल वो फिलिस्तीन का बैग लेके गई थी तो आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के उत्पीड़न को लेकर भी वो बैग लेके गई। उस पर वो सरकार से डिमांड की गई थी भाई आप इनकी आवाज उठाइए, आपको फिलिस्तीन के समर्थन का बैग तो दिखाई दे गया कि जहां इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और वहां अब तक जो सरकारी आंकड़ा है उसमें ही बताया गया है कि 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और उसके बाद आज वो बांग्लादेश के समर्थन में बैग लेके गई, हिंदुओं के समर्थन में, तो उस पर तो योगी जी एकदम चुप्पी साध गए कि भाई सरकार केंद्र में आपकी है, आपको एक तरीके से बात करनी है बांग्लादेश से, आप तो केंद्र की सरकार बीजेपी की तो कुछ कर नहीं पा रही है, इसीलिए आप फिलिस्तीन तो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर लगातार देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार कुछ नहीं बोल रही है। इवन विपक्ष की तरफ से लगातार डिमांड हो रही है कि इस मुद्दे पर सरकार को बांग्लादेश पर दबाव डालना चाहिए, लेकिन वहां कुछ नहीं हो रहा है। आप फिलिस्तीन की बात करेंगे, आप प्रियंका गांधी की बात करेंगे, आप मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं
उन पर आप सरकार बात करने को तैयार नहीं है। भाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यदि समाजवादी पार्टी चर्चा की डिमांड करती है या किसी के खिलाफ जांच की मांग करती है तो आपको उसको जांच के आदेश देने में, चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? तो आज भी इसी को लेकर संसद विधानसभा में टकराव की स्थिति कई बार उत्पन्न हुई और 2-3 बार कार्रवाई भी स्थगित इसके चक्कर में हुई। लेकिन सरकार का सीधा है कि भाई हमारे पास बहुमत की ताकत है और बहुमत की ताकत में भाई जो हम चाहते हैं वही करेंगे और वही विधानसभा में दिखाई दे रहा है। जी, तो ये संभल वाला मुद्दा जो अब उठता जा रहा है, एक बार फिर से ये जो मंदिर, पहले मस्जिद को लेकर वहां विवाद बढ़ाया गया, उसके बाद अब मंदिरों के मिलने का सिलसिला भी खड़ा हो गया है। क्या कुछ अपडेट है? क्यों ये, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? विपक्ष की तरफ से क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? विपक्ष का क्या कहना है? इसके पीछे क्या वाकई कोई साजिश है? क्या कुछ जानकारी आपके पास? विधानसभा चुनाव के बाद से ही संभल एक तरीके से केंद्र में बना हुआ चर्चाओं में। सबसे पहले तो संभल में जो मस्जिद के सर्वे को लेकर, वहाँ की जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हुआ कि सर्वे के आदेश किस तरीके से दिए गए सबको मालूम है। भाई आप एक पक्ष की आप सुनवाई करते हैं, याचिका स्वीकार करते हैं, दूसरे को आप नोटिस तक नहीं भेजते हैं और विदाउट नोटिस और उसकी बात को विदाउट सुनवाई किए आप एक वन साइडेड आदेश जारी कर देते हैं और उसके बाद जो लोगों के बीच में अफवाहें फैलती हैं आप उसको भी सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। भाई आपको लोगों को समझाना चाहिए कि भाई हम क्या करने आ रहे हैं। आप एकदम से छापामार जिस तरीके से कार्रवाई होती है उस तरीके से प्रशासन कार्रवाई करता है तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है और उसके बाद आपकी पुलिस है जो लठ से छोड़कर जवान से तो बात करती नहीं, वो लठ से बात करती है और जब एक बार लाठीचार्ज होता है तो फिर जो अफवाहें होती हैं वो और ज्यादा तेजी से फैलती हैं। तो जनता की तरफ से जो उसका जो प्रतिकार हुआ उसमें हमने देखा कि 4-5 लोगों की जान भी चली गई और उसके बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, पोस्टर वगैरह भी चिपक रहे हैं। अब जब संभल का एक मस्जिद वाला मामला धीमे धीमे करके शांत हो रहा था तो अब वहाँ एक मंदिर वाला मामला निकल आएगा। अब ये कहा जा रहा है कि 1978 में मंदिर बंद हो गया था, अब वो मंदिर मिल गया है कि भाई बिजली चोरी के लिए जब लोग वक्त सर्वे कर रहे थे तो वहाँ मंदिर मिला है। भाई 78 का मामला है। आमतौर पर होता क्या है कि जहाँ मुस्लिम बस्ती होती है तो वहाँ धीमे धीमे करके जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो लोग खासतौर पर हिंदू संप्रदाय के लोग वो लोग उस एरिया को धीमे धीमे करके छोड़ देते हैं। आमतौर पर यह भारत में दिखाई देता है अधिकतर जगह पर और वही स्थिति वहाँ थी कि वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी और उसके बाद 1978 में एक बार दंगा हो गया था वहाँ, तो इसलिए सुरक्षा के लिए लोगों ने अपने मकान वहाँ बेच दिए। जब उस पूरे हिस्से में कोई भी हिंदू आबादी नहीं बची तो जो एक पुजारी थे जो लास्ट अंतिम समय जब पुजारी साहब जो बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने वो भी छोड़ के चले गए मंदिर को। उसके बाद उसमें ताला लग गया। अब 78 के बाद जो वो मंदिर बंद था उस पर कोई कब्जा तो हुआ नहीं, ना वो मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया, वो मंदिर ही था। अब उस मंदिर को जब वो मिला है तो उसको इस तरीके से हाईलाइटेड किया जा रहा है जैसे कि दूसरा अयोध्या मिल गया हो। क्योंकि भाई आपको तो जो विवाद चाहिए, आपको तो मंदिर और मस्जिद वाले ही विवाद चाहिए। अब वो मंदिर सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि वो एक मुस्लिम मोहल्ले में मिल गया है। तो यदि वो किसी हिंदू मोहल्ले में मिला हुआ था तो संभव था उसकी पूछ परख आज भी नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन वो मुस्लिम आबादी के बीच में मिल गया है इसलिए उसकी पूछ परख एकदम से ज्यादा बढ़ गई है। जबकि ये कहा जा रहा है कि भाई उस पर जो भी मूर्तियां जिस अवस्था में थी आज भी उसी तरीके से हैं। वो जो अंदर की कुएं के अंदर जो मूर्तियां थी वो बताया जा रहा है खंडित हैं, लेकिन बाकी की जो मूर्तियां अभी भी स्थापित हैं वो उनकी तो पूजन आपने दोबारा से जाकर शुरू कर दिया। बिल्कुल, तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई वहां पर किसी तरह कोई खंडित की गई हो मूर्ति। वैसी स्थिति में है आज भी मंदिर, जो लगातार तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं उस मंदिर की। तो यहाँ पर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। संभल को जबरदस्ती ऐसा भी कह सकते हैं चर्चा का केंद्र बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, संभल को लगातार चर्चाओं में बनाए रखा जा रहा है। संभल की सीट से बीजेपी लोकसभा की सीट अब काफी लंबे समय से नहीं जीत पाई है जी। वहाँ लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा बना हुआ है। इस बार भी समाजवादी पार्टी वो सीट जीती है जी। तो अब इसीलिए इस बहाने एक तो वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश चल रही है और संभल के बहाने, क्योंकि 2027 तक आप देखिएगा 2027 तक इस तरीके के कई मामले यूपी में एक के बाद आपको उठते चले जाएंगे। अभी संभल का मामला है क्योंकि अभी मंदिर और मस्जिद के सर्वे वाले आदेश इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक वर्सिप एक्ट को लेकर हम कोई फैसला नहीं दे देते हैं तब तक कोई भी अदालत अब किसी भी नए मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और जो पुराने मामले चल रहे हैं उनमें कोई आदेश भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अब मस्जिद के सर्वे वाले जो निचली अदालत से आदेश ले लिए जाते थे उस तरीके का तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो अब इस तरीके से भाई अब मालूम पड़ता है कि मतलब मुस्लिम मोहल्ले से मंदिर खोजे जा रहे हैं। अब भाई बाकी भी और मंदिर हैं।
आप संभल में ही चले जाइए तो वहां कई ऐसे मंदिर हैं जो लावारिस स्थिति में है, आप उनका जीर्णोद्धार कीजिए ना। आप चलो भाई ठीक है, मंदिर मिल गया है, वहाँ पुजारी की नियुक्ति कर दीजिए, लेकिन जिस तरीके से एक उसका मीडिया हाइप बनाया जा रहा है, विधानसभा में उस मंदिर को लेकर चर्चा चल रही है, उससे साफ साफ लग रहा है कि सरकार का ध्यान सिर्फ मंदिर को लेकर नहीं है, सरकार का ध्यान सिर्फ विवाद भड़काने के ऊपर है कि भाई एक पक्ष को किस तरीके से भड़काया जाए, और यदि फिर उसके बाद यदि वो सड़क पर आता है तो फिर जो मस्जिद के उस समय सर्वे के समय पर हुआ उस तरह की स्थितियां बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर इस वक्त यूपी की सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, और इसी बीच जब विधानसभा सत्र चल रहा है और इसमें जब विपक्ष हावी होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब विपक्ष का आरोप ये है कि विपक्ष की आवाज को दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। कई कांग्रेस नेताओं ने यह दावा किया है कि जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो घेराव करेंगे विधानसभा का, तो उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसको लेकर अविनाश जी? हाँ, कल बुधवार को कांग्रेस की तरफ से विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है कि भाई खाली संभल वाला प्रकरण ही नहीं है, बल्कि किसानों का मुद्दा भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है, और तमाम जिस तरीके से पेपर परीक्षा लीक आउट हो जाती हैं वो कई मुद्दे हैं। तो उनको लेकर कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा। लेकिन सरकार इतना डरी हुई है कि जब एक दिन पहले ही कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद करना शुरू कर दिया गया है। हालत ये हो गई है कि भाई लखनऊ की तरफ जो भी कांग्रेस के झंडे बैनर लगे कोई गाड़ी निकल रही है तो उसको तुरंत रोका जा रहा है, और उसको एक तरीके से लखनऊ की बॉर्डर तो दूर, यदि 100-150 किलोमीटर दूर भी यदि हाईवे पर वो गाड़ी दिखाई दे रही है तो इसको उसको एक तरीके से सीज कर दिया जा रहा है कि भाई कल गाड़ी आपकी यहीं रहेगी, उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा। भाई इतना डर किस बात का है? भाई विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, शांतिपूर्ण कार्यक्रम है, कोई वहां हंगामा करने के लिए कोई नहीं जा रहा है, और लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार तो सभी को है। सुप्रीम कोर्ट भी यह चीज बोल चुका है, यदि कोई शख्स शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा है तो भाई उसको विरोध का अधिकार है, आप उसके विरोध के अधिकार को छीन नहीं सकते। भाई यदि वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है या कोई हंगामा करने वाले लोग हैं, ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हंगामा नहीं करते हैं। भाई उनका जो प्रदर्शन है वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, और जो भी सरकार को डिमांड होगी अपना ज्ञापन देंगे, और उसके बाद वो अपना प्रदर्शन समाप्त कर देते हैं, जो आमतौर पर होता है। लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है, वो किसी भी प्रदर्शन को सहन नहीं कर सकती, और इसीलिए सिर्फ प्रदर्शन का जैसे ऐलान होता है वैसे घेराबंदी शुरू हो जाती है, लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया जाता है। प्रदर्शन कल का है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेना अभी से शुरू कर दिया गया है कि भाई लोग वहां घर से ही नहीं निकल पाए, घर के अंदर नजरबंद किया जा रहा है, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो भाई आप इतना डरे क्यों हुए हैं? जब चुनाव अभी 2-2.5 साल बाद है, अभी कोई चुनाव ही नहीं होना है, और आपके पास जबरदस्त बहुमत है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो जब आपकी सरकार केंद्र में, तो जाहिर सी बात है राज्य में आपकी सरकार को गिराने की किसी तरह की कोशिश नहीं होगी। भाई विपक्ष की जहाँ सरकार है, मतलब विरोधी दल की सरकारें जहाँ होती हैं, वहाँ जरूर इस तरीके के ऑपरेशन लोटस तरीके की कई चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है, पिछले 10 साल में इस तरीके का कोई भी घटना नहीं देखी गई कि भाई वहाँ के विधायकों का मन बदल गया है। मन उन्हीं के लोगों का बदल रहा है जो बीजेपी के विरोधी दल के जहाँ हैं, जहाँ उनकी सरकार है, या विरोधी दल के लोग विपक्ष में भी हैं, तब भी वहाँ लोगों के मन बदल रहे हैं। लेकिन जहाँ बीजेपी विपक्ष में है, वहाँ हम नहीं देखते कि भाई कोई किसी 10 विधायक या 15 विधायक एक साथ पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो जो जाहिर सी बात है, सरकार क्यों डरी हुई है, इसका जवाब तो एक तरीके से यूपी की सरकार को ही देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ यूपी में देखने को मिलेगा कि संभल में भी स्थितियां बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई हैं, जैसा कि आपने कहा अविनाश जी कि एक इस तरह की स्थिति दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिससे जो आगे जब चुनाव आए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या उससे आगे, कि संभल, जहां पर संभल में अभी तक बीजेपी मजबूत नहीं है, वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सिर्फ साजिश की जा रही है। पहले मस्जिद को निशाना बनाया गया, और अब मंदिर की कहानी कहकर दो धर्मों को आपस में भिड़वाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। जैसा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि विपक्ष हमेशा कहता है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है, धर्म के आधार पर बांटती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है। तो अभी जिस तरह से संभल को हाईलाइट किया जा रहा है और मुद्दे को दबाने के बजाय एक के बाद एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है, नए विवाद को पैदा किया जा रहा है, और उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन भी उस मुद्दे को संभाल नहीं पा रहा है, अब जो स्थितियां उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करती है। इसी तरह जब इन तमाम मुद्दों को विपक्ष विधानसभा में उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज दूसरा दिन था, लगातार पूरा दिन जो रहा, जब सत्र का चल रहा था, तो उस दौरान गहमा गहमी देखने को मिली दोनों ही पक्षों की तरफ से। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब
सत्ता पक्ष को यह एहसास हुआ कि विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से विपक्ष ने ऐलान किया कि वो अगले दिन यानी कि तीसरे दिन घेराव कर सकता है, तो उससे पहले ही योगी सरकार की तरफ से नजरबंद करवा दिया गया है कांग्रेस के नेताओं को। ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। तो इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि योगी सरकार जो है हर तरफ से घिरी हुई है और इसी वजह से वो क्योंकि बैकफुट पर है, इसीलिए ये सारे हथकंडे अपना रही है। क्या कहना चाहेंगे अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके पास में जो मुख्य मुद्दे हैं, आप वो मुद्दे तो उठा ही नहीं रहे हैं जी। आप क्या रहे हैं, वो आप सिर्फ धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जी। विधानसभा में भी आप योगी आदित्यनाथ का यदि आप बयान देखते हैं मुख्यमंत्री का, तो वो भी एक तरीके से पूरा का पूरा धर्म के मुद्दे पर ही वो बयान दे रहे हैं। वो महंत हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन इस समय आप राजनीति में हैं और राजनीति में आपको आम जन सरोकार के मुद्दों पर बात करनी होगी। लेकिन आज दिन भर चर्चा क्या चल रही थी कि भाई संभल के जो सांसद हैं, हमने उनके घर पर बिजली का मीटर लगा दिया है। भाई ये बहुत बड़ी खबर थी क्या, जो आज दिन भर मीडिया में छाई रही जी। भाई संभल के सांसद का मीटर लग गया, भाई कोई जो भी चीज हो, यदि उनके ऊपर कोई आरोप है इस चीज का, तो आप कार्रवाई कीजिएगा। लेकिन एक बिजली मीटर को लेकर हो या संभल के सांसद का मालूम पड़ा कि जो मकान बना हुआ है उसका नक्शा पास नहीं है, तो आप भाई उनको नक्शा पास पर नोटिस भेज रहे हैं। तो भाई ये मुद्दे नहीं है जी, मुद्दे हैं महंगाई का मुद्दा है, मुद्दा नौकरी का मुद्दा है, आप उन पर चर्चा कीजिए। लेकिन क्योंकि संभल को आपको चर्चाओं में रखना है, इसलिए क्योंकि संभल में सपा का सांसद है, सपा का विधायक है, तो आप सपा उन सांसदों विधायकों को परेशान कर रहे हैं जी। उसके बाद संभल में आप गली गली में, जहां खासतौर पर जो जिस एरिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां मंदिरों की तलाश कर रहे हैं जी। कि भाई डेली एक खबर आती है कि कहीं कहीं वहां मंदिर मिल गया, कहीं यहाँ मंदिर मिल गया, लेकिन जो मंदिर हैं उनके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। और वही स्थिति विधानसभा में चल रही है, जो मुद्दे हैं उन पर कोई चर्चा की बात नहीं हो रही है। यदि कांग्रेस की तरफ से डिमांड आंदोलन की होती है तो आंदोलन को शुरुआत से दबाने की कोशिश होती है, लेकिन बस सरकार को जो अपनी तरफ से जो बात रखनी है वो बात बस खाली रखी जा रही है। इवन जो विधायक हैं उनको अपनी बात रखने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, तब उनकी बड़ा मुश्किल से सुनवाई हो रही है। लेकिन सुनवाई के नाम पर आपने बस खाली विधानसभा अध्यक्ष उनकी बात सुन ली, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पास इतने पावर नहीं है कि भाई वो किसी को सीधा सीधा जांच के आदेश देते हैं। जांच के आदेश तो प्रशासन से ही दिए जाएंगे जी, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। तो यहाँ पर विधानसभा सत्र भी चल रहा है और जो 2 दिन रहे हैं वो काफी बीजेपी और ये कह सकते हैं डबल इंजन सरकार के लिए टेंशन वाले रहे हैं। ऐसे में आप जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह के आरोप योगी सरकार पर लग रहे हैं कि वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, जो विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी, वैसी स्थितियां, हालांकि इस तरह के आरोप लोकसभा और राज्यसभा में भी लग रहे हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। फिलहाल अब सत्र चल रहा है तो आगे और भी कुछ अपडेट्स इस पर आते रहेंगे। कैसा रहेगा माहौल, इसकी भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और इसी के साथ मेरे सहयोगी जो अविनाश जी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।